हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर्स 2021 का जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हुआ है उसका हम लोग कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पेपर 1 का यूनिट 3 जो है आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट्स उसका पार्ट 1 वीडियो कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे संविधान किसी संविधान का पर्पज होता है। टू एम्पावर द स्टेट्स को मजबूत करने के लिए, एम्पावर करने के लिए। टू इटेब्लिश यूनिफाइंग वैल्यूज और गोल, एक समान मूल्य और लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए। टू लेजिटिमाइज रिजीम, जो भी रिजीम है उसको लेजिटिमेट बनाने के लिए। तो ये सभी जो है तो लक्ष्य होते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशंस के। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शंस होगा वो फोर्थ नंबर जो ऑप्शंस होगा वो करेक्ट होगा। देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस है डिफरेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसके कई सारे फंक्शंस होते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस होते हैं वो एम्पावर करना होता है स्टेट्स को, इटेब्लिश करना होता है यूनिफाइंग वैल्यूज और गोल्स को, प्रोवाइड करना होता है स्टेबल गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, साथ ही साथ प्रोटेक्ट करना होता है फ्रीडम्स और ह्यूमन राइट्स को, और लेजिटिमेट करना होता है कोई भी जो रिजीम होती है, जो शासन होता है उसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट को मतलब बनाने का कार्य करते हैं। ठीक, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का एम होता है, पर्पज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु among the following thinker assert that if politicians are allowed to use their judgment they will use this advantage to pursue their own self interest. गवर्नमेंट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन इज ए पावर विदाउट राइट। इनमें से कौन थिंकर ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि जो अगर पॉलिटिशियंस को अपने मामले में जजमेंट देने के लिए कह दिया जाए तो वो ऐसा जजमेंट देंगे जो उनके खुद के एडवांटेज के लिए होगा, उनके अपने इंटरेस्ट में कार्य करेंगे। और आगे कहते हैं कि गवर्नमेंट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन इज ए पावर विदाउट राइट, यानी ऐसी गवर्नमेंट जो बिना संविधान के चलती है, बिना नियम कानून के चलती है, वो उसी प्रकार है जैसे पावर दे दी जाए बिना अधिकार के, लोगों को शक्ति दी जाए लेकिन कोई अधिकार न दिया जाए। तो ये जो विचार है ये थॉमस पेन के विचार हैं। देख लेते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशंस। द कोर्ट गवर्नमेंट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन इज ए पावर विदाउट राइट इज एट्रिब्यूटेड टू थॉमस पेन। थॉमस पेन जो है तो ये कहते हैं। थॉमस पेन एक इन्फ्लुएंशियल थिंकर और राइटर हैं जो एडवोकेट करते हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को, साथ ही साथ जो इंडिविजुअल्स के राइट्स है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो ये जो कोर्ट है वो रिफ्लेक्ट करता है, उनका जो इम्पोर्टेंस देते हैं वो संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशंस को एज ए मीन्स ऑफ लेजिटिमाइजिंग गवर्नमेंट, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाने के लिए जो पावर में है, सत्ता में है, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन को उसको साधन के रूप में देखते हैं। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, लोगों के अधिकारों को भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ अल्बर्ट वेन डाइसी। ये भी डाइसी के कुछ स्टेटमेंट्स हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, तो आपको इनको देखना है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट। पहला है, नो पर्सन इज एबव द लॉ एंड इट इज द लॉ दैट रूल्स ऑल। यानी कोई भी पर्सन जो है तो लॉ, कानून से ऊपर नहीं है और जो कानून है वही सबके ऊपर रूल करता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सोवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट्री एंड सुप्रीमेसी ऑफ कॉमन लॉ वर द टू पिलर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट वहाँ सुप्रीम होता है ब्रिटिश में, और जो कॉमन लॉ होते हैं उनकी भी सुप्रीमेसी होती है। तो ये टू पिलर्स मानते हैं इनको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक, एंड एन ऑर्गेनाइज सोसाइटी ऑन दीज प्रिंसिपल्स मेड पॉसिबल टू प्रिजर्व पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इंश्योर द हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। वहाँ की जो ऑर्गेनाइज सोसाइटी है वो पॉसिबल बनाती है लोगों के पॉलिटिकल जो फ्रीडम है उनको प्रिजर्व करने में, साथ ही साथ वहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो हार्मोनियस रूप से फंक्शनिंग करे, इसको भी इंश्योर करती है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है ए बी डाइसी यानी अल्बर्ट वेन डाइसी के करेक्ट हैं, दोनों उन्हीं से संबंधित हैं। तो आपका बोथ ए वन और सेकंड आंसर आप स्टेटमेंट जो है तो करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पिनॉक एंड स्मिथ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पिनॉक और स्मिथ के अनुसार कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। पहला ऑप्शन है द कॉन्स्टिट्यूशन एज एन एम्बोडीमेंट ऑफ द इसेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इसेंशियल महत्वपूर्ण संस्थानों को बनाने का कार्य करता है। ठीक है।
द कॉन्स्टिट्यूशन एज द रिस्ट्रेन अपॉन द पॉलिटिकल पावर, जो पॉलिटिकल पावर होती है उसके ऊपर रिस्ट्रेन लगाने का कार्य करता है, तो ये भी सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए डायरेक्टर फॉर डेवलपमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डेवलपमेंट के लिए जो तो डायरेक्ट करता है, निर्देशित करता है, वो भी सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन एज एन ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजर ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, जो पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है उसको ऑर्गेनाइज करने का काम करता है, उसको संगठित करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर ये चारों जो स्टेटमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल के अनुसार, पिनॉक और स्मिथ के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा, फोर्थ नंबर। तो देख लेते हैं सॉरी, द इसेंशियल एलिमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बताए गए हैं पिनोक और स्मिथ के द्वारा। पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशन एज ए एम्बोडिमेंट होता है इसेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशंस होता है इसमें आइडिया होते हैं कई सारे कोर इंस्टीट्यूशंस को बनाने के लिए, जो गवर्नेंस के लिए नेसेसरी होते हैं किसी भी राष्ट्र के लिए, ठीक। द कॉन्स्टिट्यूशन आज रिस्ट्रेन अपॉन पॉलिटिकल पावर, कॉन्स्टिट्यूशन जो तो जो पॉलिटिकल पावर होती है उस पर भी रिस्ट्रेन करने की, लिमिट लगाने की कार्य करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सर्व एज द लिमिट टू द पावर ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, जो पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है उनके पावर में लिमिट लगाने की काम करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए डायरेक्टर फॉर डेवलपमेंट, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डेवलपमेंट के लिए भी डायरेक्ट करता है कि किस प्रकार के डेवलपमेंट होने चाहिए। तो ये गाइडिंग करता है इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, देश के आर्थिक, सामाजिक और जो राजनीतिक विकास है उसमें भी ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स के रूप में कार्य करता है कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो पॉलिटिकल अथॉरिटी को ऑर्गेनाइज करने का काम भी करता है। तो यहाँ पर चारों आपके स्टेटमेंट, चारों जो होते एलिमेंट्स पिनॉक और स्मिथ के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ डेलीगेटिव डेमोक्रेसी। डेलीगेटिव डेमोक्रेसी जो है उसका आइडिया किसके द्वारा दिया गया था, तो ये गुलेमेरो और डोनेल के द्वारा दिया गया था। देख लेते हैं डेलीगेटिव डेमोक्रेसी जो आइडिया दिया गया था, ये गुलमेरे और डोनेल के द्वारा दिया गया था। ये डिस्क्राइब करते हैं डेमोक्रेटिक रिज्यूम को, जहां पर एक प्रेसिडेंट होता है वो इस प्रकार करता है कि जो उसकी पावर है वो अनचेक्ड रहे लेजिस्लेचर, कोर्ट या अदर जो मैकेनिज्म ऑफ हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी होती है उससे। तो अनचेक पावर जहां पर कार्य करता है, जहां प्रेसिडेंट अनचेक पावर के रूप में कार्य करता है, वो डेलीगेटिव डेमोक्रेसी उसको बताते हैं गुलमेरो ओडोनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जोसेफ ए सुम्पिटर। यहाँ जोसेफ ए सुम्पिटर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, बताना है कि उनके अनुसार सही है कि नहीं। तो पहला है, जोसेफ ए सुपिटर ड्रा एन एनोलॉजी बिटवीन पॉलिटिकल बिहेवियर एंड मार्केट बिहेवियर वेयर द लीडर compete फॉर पीपल्स वोट एंड द वोट हैविंग द सेम इंपॉर्टेंस एज मनी इन मार्केट्स। यानी जो जोसेफ ए सुपिटर है वो एनोलॉजी बताते हैं, समानता दिखाते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर और जो मार्केट का बिहेवियर होता है उसमें, जहां पर लीडर उसी तरह वोट के लिए compete करते हैं जिस प्रकार मार्केट में कोई भी व्यक्ति पैसा के लिए compete करता है। तो ये ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इनका है, ही परसीव द डिवीजन बिटवीन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड पैसिव इलेक्टोरेट एज ए की टू स्ट्रांग एफिशिएंट एंड डिफेंस ऑफ लिबर्टी। यानी कि वो जो है तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और जो पैसिव इलेक्टोरेट होते हैं उनको महत्वपूर्ण मानते हैं किसी भी राष्ट्र के लिए, स्ट्रांग और इफिशियंट गवर्नमेंट के लिए, साथ ही साथ लोगों की जो लिबर्टी होती है उसको भी डिफेंस करने के लिए। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो हैं जोसेफ ए सुपिटर से संबंधित हैं, उनके करेक्ट स्टेटमेंट हैं। तो ये बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, थर्ड नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी बैंडिट टू डिफाइन ऑटोक्रेट। इनमें से कौन जो है तो स्टेशनरी बैंडिट या स्थायी डाकू के रूप में ऑटोक्रेट को डिफाइन करते हैं। तो ये हैं आपके मैनकुअर ओल्सन, ठीक। तो मैनकुअर ओल्सन जो है तो डिफाइन करते हैं स्टेशनरी बैंडिट टू डिफाइन ऑटोक्रेट। वो कहते हैं कि जो स्टेशनरी बैंडिट या सरकार होती है वो एक स्थायी डाकू के रूप में कार्य करती है, जो लोगों से टैक्स लेती है और उसको पब्लिक गुड्स के रूप में डिवाइड कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स क्वाइन द टर्म सुल्तानिज्म टू डिफाइन अथॉरिटेरियन रिजीम। अथॉरिटेरियन रिजीम को डिफाइन करने के लिए सुल्तानिज्म जो टर्म है उसको किसने क्वाइन किया था, तो ये मैक्स वेबर के द्वारा क्वाइन किया गया था। जो अथॉरिटेरियन रिजीम होती है उसको सुल्तानिज्म के रूप में उन्होंने डिफाइन किया था। ये
डिक्टेटरशिप या टोटलियन रिजीम होती है, उससे ये अलग होती है। ये पर्सनालिटिक अथॉरिटी पर बेस्ड होती है, जो सुल्तानिज्म टाइप की गवर्नमेंट्स होती है। नेक्स्ट, असर्शंस रीजन्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर कथन दिया हुआ असर्शन ए और रीजन्स दिया है, तो आपको बताना है कि असर्शंस रीजन सही है और क्या असर्शन जो रीजन जो है तो असर्शंस का सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। पहला देखते हैं assertions है, according to Francis Fukuyama, the strength of liberal democracy in comparison to its rivals communism and fascism become apparent because it has created better mechanism for proper recognition of ordinary people। यानी यहाँ पर फ्रांसिस फुकुआमा कहते हैं कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो अपने जो कंपेरिजन में जो राइवल्स उसके थ्योरी है, जैसे कम्युनिज्म है, साम्यवाद हो गया, या फासिज्म जो आइडियोलॉजी है, इन दोनों से बेटर है, क्योंकि यह जो तो बेटर मैकेनिज्म है जो ऑर्डिनरी आम लोगों के हैं उनको रिकॉग्नाइज करने को। तो ये ठीक है, स्टेट असर्शन इनका जो है तो फ्रांसिस फुकुआमा के द्वारा है और सही है, ट्रू असर्शन है। रीजन्स वो क्या बताते हैं कि डेमोक्रेसी टुडे हैव बिकम एज मच एज नेसेसिटी फॉर इकोनॉमिक्स as it has been for politics, and that implies issues of government, economic equality, civil and political rights have guaranteed by any governments। यहाँ पर ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी उसी प्रकार आज इम्पोर्टेंट हो गई है, उसी प्रकार इकोनॉमिक्स के लिए इम्पोर्टेंट हो गई जिस प्रकार पॉलिटिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट थी। और वो कहते हैं कि जो इशू ऑफ डेवलपमेंट होते हैं वो इकोनॉमिक इक्वलिटी की भी बात करते हैं, पॉलिटिकल और सिविल राइट्स के साथ साथ जो गवर्नमेंट्स के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो यहाँ पर दोनों असर्शंस और रीजन्स आपके करेक्ट है। जो रीजन दिया हुआ है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शंस, यानी थर्ड नंबर आपका आंसर होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक टोटलिटेरियन एंड अथॉरिटेरियन रिजीम्स। जो बुक है टोटलिटेरियन एंड अथॉरिटेरियन रिजीम्स, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जॉन जोस लिंज के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। तो द बुक ऑथर ऑफ द टोटलिटेरियन एंड अथॉरिटेरियन रिजीम इज जॉन जोस लिंच, उन्होंने ये बुक लिखी थी। और इसमें जो है तो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था पॉलिटिकल साइंस में, इन्होंने फंडामेंटल डिस्टिंक्शंस बताया टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन रिजीम सिस्टम में क्या डिफरेंस होते हैं, उसको इन्होंने इसमें आइडेंटिफाई किया बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज द यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम एग्जिस्ट। तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज के नेम दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से किन कंट्रीज में जो है तो यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो स्वीडन में करता है, नॉर्वे में करता है, फिनलैंड में करता है, जर्मनी में यूनिटरी गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो करेक्ट होगा ए बी सी, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका आंसर है वो करेक्ट है। तो जर्मनी जो है वो फेडरल स्टेट है, ना कि यूनिटरी स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 38th प्रेसिडेंट जेराल्ड रुडोल्फ फोर्ड। तो जेराल्ड रुडोल्फ फोर्ड के बारे में, जो 38th अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनके बारे में स्टेटमेंट्स कौन से सही है, इसको आपको पता करना है। तो जेराल्ड रुडोल्फ फोर्ड इज द ओनली नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सो फार। तो ये सही है, जेराल्ड रुडोल्फ फोर्ड जो है तो केवल अभी तक के एक ही मात्र जो नॉमिनेटेड है वो प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, ही वॉज द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव व्हेन ही वॉज नॉमिनेटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट। जब ये वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नॉमिनेटेड किए गए थे तब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर्स के रूप में कार्य कर रहे थे। तो ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका ओनली वन जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। देख लेते हैं, जो जेराल्ड रुडोल्फ फोर्ड हैं, ये ओनली पर्सन है जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों के रूप में सर्व कर चुके हैं बिना इलेक्टेड हुए। इनका जो नॉमिनेशन किया गया था वाइस प्रेसिडेंट जब स्पाइरो एंग्रो रिजाइन कर देते हैं और साथ साथ प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन भी रिजाइन कर देते हैं। एक केस होता है, स्कैंडल होता है, वाटर गेट स्कैंडल। इसके कारण जो है तो दोनों प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर देते हैं, तब इनको जो है तो इलेक्ट किया जाता है एज ए प्रेसिडेंट के रूप में जेराल्ड रुडोल्फ फोर्ड के रूप में। सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ था कि वो स्पीकर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य कर रहे थे जब वो वाइस प्रेसिडेंट बने। तो ये ऐसा नहीं था, वो हाउस माइनॉरिटी लीडर थे, है ना, माइनॉरिटी लीडर थे जब इनको नॉमिनेट किया गया था वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इस तरह के एनालिसिस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के पॉलिटिकल साइंस के जो भी एग्जाम्स होते हैं तो आपको मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।